हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आज आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है कटिबंध तथा देशांतर एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आज मैं ये टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो देख लीजिए क्या है, एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद मैं देशांतर एवं देशांतर रेखा कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले कटिबंध करवा देता हूं। यहाँ पे नॉर्मल तौर पे छोटी मोटी जानकारियां दे देता हूं। तो देखिए, आइए बोर्ड पे। दोस्तों, यहाँ पे कटिबंध के बारे में अरस्तु महोदय ने कटिबंध को 3 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला क्या है? ये शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तीसरा है दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध को बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। तीसरा है उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। मतलब कि ये इसमें गर्मी ज्यादा होता है। शीतोष्ण में क्या होता है कि शीतोष्ण में क्या रहता है, कुछ शीत वाला रहेगा, कुछ उष्ण वाला रहेगा। जैसे इसका संधि विच्छेद ही होता है शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ठीक है, ग्राफ टाइप का है ये। कोई भी मैप में इसको ध्यान में रखिएगा। जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए, और जिनको आता है वो तो है ही मान। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये जो है, इधर राइट साइड में ईस्ट बोलते हैं, पूरब बोलते हैं। लेफ्ट में वेस्ट, पश्चिम बोलते हैं। और ये उत्तर में, मतलब कि ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, जिसको उत्तर बोलते हैं। और नीचे की ओर साउथ होता है, जो कि दक्षिण होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे यह थी एक छोटा सा। दोस्तों अब यहाँ पे आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। तो ये सब चीजें सपोज कीजिए, ये क्या है, अब ये ग्लोब पे है, मान के चलिए ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ पे विभिन्न जगह पे, मतलब कि वहां का जो कटिबंध का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब क्या होता है? कोई भी एरिया, क्षेत्र। ठीक है, तो पृथ्वी पर ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वातावरण, अलग अलग इन्वायरमेंट, मतलब कि हर चीज अलग अलग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ऊपर की ओर बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे की ओर बोलते हैं साउथ पोल, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अरस्तु महोदय 3 वर्गों में विभाजित कर दिए। तो पहला था शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या होता है, इसका परिभाषा क्या हो सकता है? शीत कटिबंध जो पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, या फिर बोल सकते हैं कि आर्कटिक रेखा से लेकर उत्तरी गोलार्ध में, आर्कटिक रेखा से लेकर कहां तक? उत्तरी ध्रुव तक, तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये 66.5 डिग्री साउथ, मतलब कि दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये इसका क्षेत्र पाया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव 66.5 डिग्री का मतलब क्या हो गया? अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक के बीच के जो पार्ट होते हैं, मतलब क्षेत्र होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग शीत ऋतु, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो ये सब चीजें जो आ जाएगा वो आ जाएगा शीत कटिबंध में। ठीक है, फिर से परिभाषा देख लीजिए। शीत कटिबंध का परिभाषा क्या हो सकता है? एक होता है नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं हम लोग कि शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच की वाला जो क्षेत्र होता है उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। तथा और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, जिसको बोल सकते हैं हम लोग साउथ पोल तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि शीत कटिबंध, ये तो पहला परिभाषा था। सेकंड में मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, ये दोनों के बीच के जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध। या दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक
जो क्षेत्र आते हैं ये सब क्षेत्र आते हैं उसी को बोलते हैं शीत कटिबंध में ये सब आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट शीतोष्ण सॉरी नेक्स्ट आते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? तो शीतोष्ण कटिबंध का बोल सकते हैं कि इसको में शीत और उष्ण दोनों रहेगा। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो पार्ट हो जाएंगे, ये सब जो पार्ट हो जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगे? शीतोष्ण वाला। और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाले जो पार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध के परिभाषा बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र आते हैं उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच वाले जो जगह होते हैं या क्षेत्र आते हैं उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आ जाएगा, पार्ट जो आ जाएगा, ये सब शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीसरा नंबर आता है उष्ण कटिबंध। ठीक, उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं? उष्ण कटिबंध है, इसको देख लीजिए। उष्ण कटिबंध जो होते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो पार्ट होंगे उसको क्या बोल देंगे? ये जो हो जाएंगे उष्ण कटिबंध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या फिर बोल सकते हैं कि कर्क रेखा से लेकर के उत्तर में कर्क रेखा से लेकर के दक्षिण में मकर रेखा तक के बीच वाला जो जगह होगा या एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, ये उष्ण, तो उष्ण कटिबंध में ये सब आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए उष्ण कटिबंध गर्म प्रदेश में क्या होगा? यहाँ पे गर्मी सबसे ज्यादा होता है, सन का जो लाइट पड़ता है ये सबसे ज्यादा लाइट पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी की लगभग 40% जो जनसंख्या है निवास करती है ये इन्हीं क्षेत्रों में, मतलब कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही लगभग 40% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। बाकी सब शीत ऋतु क्या है? ये बर्फ से, मतलब कि यहाँ पे बर्फ ही बर्फ नजर आता है, जो कि ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं हम लोग कि बर्फ की, मतलब यहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहता है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट आ जाएगा, इसके ऊपर वाला जो पार्ट आ जाएगा इधर थोड़ा सा, क्योंकि शीत ऋतु है तो इधर थोड़ी सी ठंडी रहेगी, और ये यहाँ पे आज उष्ण कटिबंध है तो उष्ण कटिबंध इधर वाला क्षेत्र जो रहेगा ये थोड़ा सा गर्म रहेगा, इसीलिए इसको बोला गया है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, और सेम दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है कि ये जो उष्ण कटिबंध है इसके थोड़ा बहुत पार्ट को इधर क्या होता है, ये गर्म होता है, और ये शीत मतलब कि कटिबंध के कारण इसका जो पार्ट आ जाएगा थोड़ा बहुत ये आ जाएगा ठंडा, तो ये टोटल मिलकर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तो इसी को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों बताना यह है कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? हम लोग आते हैं देशांतर एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अक्षांश को क्या बोलते थे? लैटिट्यूड, और देशांतर को बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। देशांतर और देशांतर रेखा समझने से पहले एक 0 डिग्री देशांतर रेखा को समझना बहुत जरूरी है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ही पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को निर्धारण करता है। ठीक है, मतलब कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करता है। तो दोस्तों देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा किसको बोलेंगे? जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा किसको बोलेंगे? ठीक है, तो ग्लोब के ठीक बीचों बीच उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई है।
जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। ये कह रहा है कि कोई ग्लोब है, ठीक है दोस्तों, ये कोई ग्लोब है और ये कहता है कि उत्तरी ध्रुव, मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ पोल था और यहाँ पे साउथ पोल था, ठीक है। ये दोनों को मिलाते हुए, एक दूसरे को मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा, मतलब कि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। इधर हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में डिवाइड करता है। यही हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या अभी बताया मैंने, देशांतर, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहा जाता है और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तथा इसे जीएमटी मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसे ही जीएमटी भी कहा जाता है, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कहा जाता है, या इसे ही जीएमटी भी कहा जाता है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। ग्रीनविच वेधशाला क्या है, जहां से विश्व की सारी घड़ियों का जो समय का निर्धारण होता है वो कहां से होता है, ये होता है लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पास करती है, मतलब गुजरती है, ठीक है। और यही जो प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा जो ही है, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा जो है, यही पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को निर्धारण करता है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग को बताए थे कि अक्षांश को कौन करता है, तो अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश करता है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मतलब निर्धारण करता है। उसी तरह से यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है या प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को निर्धारण करेगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन क्या आया था जो देख लीजिए। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब कि प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा जिसको जीएमटी बोलते हैं, एक दूसरे को कहाँ कट करती है, मतलब कि एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एक 0 डिग्री है, मान के चलिए अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है, और ये वाला जो रेखा है ये है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो एक दूसरे को कहाँ पे कट करेगा, यही क्वेश्चन पूछा था IAS PT में पूछा था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन दे दिया था। अब ये कहाँ कट करता है, तो अटलांटिक महासागर में कट करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु है और ये आता है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर में कट करता है दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग, देशांतर एवं देशांतर रेखा। तो देशांतर किसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देशांतर किससे बोलते हैं, तो देशांतर प्रधान मध्याह्न देशांतर के पूर्व और पश्चिम प्रत्येक स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। मतलब कि प्रधान मध्याह्न देशांतर ये था आपका ग्लोब और इसका जो 0 डिग्री था ये था 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा, ठीक है दोस्तों। इसका बोल रहे हैं कि पूर्व तथा पश्चिम, मतलब इसके पूर्व तथा पश्चिम कहीं पे भी किसी भी स्थान का, मान के चलिए इतने इसके यहाँ पे इसके स्थान का कोणात्मक दूरी उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। मतलब कि इसके कोणात्मक दूरी को क्या कहा जाता है, उस स्थान का देशांतर कहा जाता है, ठीक। प्रधान मध्याह्न देशांतर के पूर्व और पश्चिम प्रत्येक स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसको बोलेंगे, ठीक है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए प्रत्येक देशांतर पर, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए प्रत्येक देशांतर पर खींची गई रेखा को उस स्थान का देशांतर रेखा कहा जाता है। यह कह रहा है
कि उत्तरी ध्रुव यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे क्या है, ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों को मिलाते हुए, इस दोनों को मिला दिए। ठीक है, ये दोनों को मिलाते हुए प्रत्येक देशांतर पर खींची गई रेखा को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। जैसे ये दोनों को मिलाते हुए मान के चलिए ये वाला जो देशांतर रेखा है, इस स्थान का मान के चलिए ये कोई देशांतर है। ठीक है, तो इस देशांतर को ये दोनों को मिलाते हुए, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये दोनों को मिलाते हुए खींची गई जो रेखा है ना, यही हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। ठीक है, तो इतने सारे जो रेखाएं हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग देशांतर रेखाएं, जहां इसको दिखाएगा कि ये देशांतर है, ये देशांतर, ये देशांतर है, देशांतर रेखाएं ए है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या मतलब कि देशांतर रेखा, जैसे एक मान के चलिए फुटबॉल है, इसको हम लोग 2 बराबर भागों में बांट लिए, तो 2 बराबर भागों में बांट लिए, जब ए वाला पार्ट हटा दिए, ठीक है, तो यहाँ पे देशांतर रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों को मिलाते हुए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए, अब यहाँ पे देखिए खींचिए, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, टोटल वृत्त था और इसको आधा से काट दिए तो अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो वृत्त का कितना होता है, 360 डिग्री का टोटल होता है, और इसको हटा दिए, ये कितना हो गया अब 180 डिग्री। इसका मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए ऐसे ऐसे कैसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो 180। ठीक है, 180 तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध में, और 180 इधर भी तो होंगे, तो 180 पश्चिमी गोलार्ध में और 180 पूर्वी गोलार्ध में, तो टोटल मिला के हम लोग को कितना हो जाएगा 360। मतलब कि देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए, देशांतर रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो कितना बोला जाएगा, कुल पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, टोटल कितना होगा 360। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर एक साथ नहीं दिखाया जा सकता है, मतलब जो देशांतर रेखाएं हैं उसको ग्लोब पर एक साथ नहीं दिखाया जा सकता है। क्यों नहीं, जैसे हम लोग अभी बताया फुटबॉल को लेकर, या फिर कोई वृत्त ले लीजिए, ऐसे फुटबॉल को अगर आधा काट देते हैं, ठीक है, तो इधर वाला पार्ट तो दिख रहा है फुटबॉल का, जो एक पार्ट मतलब कि एक साइड वाला दिख रहा है, अगर फुटबॉल ऐसे है तो इधर से काट दिए मान के चलिए, ठीक है, तो इधर वाला जो पार्ट है हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, मतलब फुटबॉल का ये साइड वाला पार्ट दिख रहा है, लेकिन अंदर वाला जो पार्ट है, ये साइड वाला पार्ट है, इसके अंदर वो पार्ट क्या है, नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि देशांतर रेखाओं को ग्लोब पर एक साथ नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अक्षांश रेखाओं को एक साथ देखा जा सकता है। जैसे अक्षांश रेखा किसको बोलते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब अक्षांश रेखाएं मतलब कि हम लोग एक साथ देख सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री मान के चलिए मकर रेखा था, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये सबको हम लोग देख सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही देशांतर रेखा को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट, देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पर दूरी सर्वाधिक होती है। दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर दूरी सर्वाधिक होती है। लगभग कितना होता है, 111.12 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए, अक्षांश रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखाओं क्वेश्चन आ जाता है कि लैटिट्यूड मतलब अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, तो ये ऑप्शन दे देगा आपको, पैरेलल लाइंस होगा या मुत्तर रेखा हो जाएगा। तो हम लोग को अक्षांश रेखा कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, मतलब कि समानांतर होती है, और लैटिट्यूड, ठीक है। और देशांतर रेखाओं को बोला जाता है हम लोग लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, ठीक है, और या इसी को बोलते हैं हम लोग यामियोत्तर रेखा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आ चुका है कि यामियोत्तर रेखा किसको बोला जाता है, अक्षांश या फिर देशांतर को, तो हम लोग मारेंगे देशांतर रेखा को। और देशांतर रेखाएं कभी पैरेलल नहीं होती है, ये तो आप लोग को पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं और आगे देखते हैं।
अब इसमें देखिए, ये तो हो गया, इसको मिटा देता हूं मैं। दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर दूरी सर्वाधिक होती है, लगभग 111.12 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर। मिटाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतर के बीच की दूरी क्रमशः क्या होती है, घटते जाती है, फिर कमते जाती है। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से, मतलब ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से कह रहा है कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर, तो ये है ध्रुव, ठीक है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है, मतलब कि उत्तरी ध्रुव है। तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर, और ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे जैसे मतलब कि जाएंगे इधर, क्या होगा, ये दोनों देशांतर है, ये दोनों देशांतर के बीच क्या हो रहा है, पहले इतना डिस्टेंस है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो रहा है, घटते जा रही है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उल्टा चलते हैं, जैसे जैसे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो क्या होगा, ये दूरी बढ़ते जाएगा, क्योंकि ध्रुव से, ध्रुव यहां मान के चलिए दक्षिणी ध्रुव से गए, तो ये दोनों जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखा, क्या हो रहा है, इधर से जा रहे हैं, तो ये छोटा 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 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे सबसे ज्यादा, मतलब कि विषुवत रेखा पे सबसे ज्यादा दूरी हो जाएगा। तो उल्टा भी कह सकते हैं कि जब ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, जब ध्रुव से हम लोग विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, दो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ते जाएगी, ठीक। और जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटते जाएगी क्रमशः, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि किसी खास अक्षांश पर सभी देशांतरों के बीच की दूरी क्या होता है, एक समान होता है, याद रखिएगा। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, जैसे ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री है, मान के चलिए 30 होगा, 60 होगा, ऐसे करके। तो ये अक्षांश रेखा और ये हो गया देशांतर रेखा। तो ये दोनों के जो जाल बना है दोनों से मिलके, उसको क्या बोलते हैं, तो ग्रिड बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, ग्रिड कहा जाता है। और दो देशांतर रेखा के बीच, मतलब कि दो देशांतरों के बीच के भाग को गोरे कहा जाता है। जैसे ये दो देशांतर है, मान के चलिए ये है, तो ये दो ठो देशांतर मान के चलिए खींच दिया हम लोग। तो ये दोनों देशांतर के बीच के जो भाग है ना, इसी को क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है, जो कि यहाँ पे दर्शा दिए हम लोग, एक ये और एक ये, मतलब ये दोनों देशांतर जो है, ये दोनों के बीच के देशांतर के भाग को क्या बोलते हैं, गोरे बोला जाता है, ठीक। फिर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी पार करने में हम लोग को कितना, मतलब 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है, 4 मिनट का। दो देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारे आज की टॉपिक का देशांतर की, मतलब कि देशांतर रेखा है। तो दोस्तों आइए अब 10 क्वेश्चन की ओर रवाना होते हैं। देखिए, तो दोस्तों ये है टॉप 10 क्वेश्चन आज के। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है दोस्तों। बसंत विषुव कब होता है, तो बसंत विषुव जो होता है 21 मार्च को होता है, ठीक है दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो ये काटती है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। चौथा है, दो देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 4 मिनट का।
दो देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है मकर रेखा पर सबसे बड़ी रात कब होती है? 21 जून को। ठीक है। भारत में प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा कितने डिग्री पर है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। ठीक, भारत में वो तो हो गया। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा है? तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा के बीच विपरीत, तो ये 0 डिग्री था, तो वो साइड जो होगा मतलब कि तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। नेक्स्ट है फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? तो ये है अरस्तु। फिर है फादर ऑफ बोटनी किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। उष्णकटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच है? उष्णकटिबंध किन दो अक्षांशों के बीच है? तो एक मकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है। यानी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को मेरा क्लास समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो अपने और भी साथीगण को, मित्र संघ को या अपने परिवार वाले को भेज सकते हैं जिससे उन लोगों को प्रॉफिट हो सके। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।